कि आजीविका का स्टार्टिंग का टाइम क्या होता है। मान लीजिए कोई भी व्यक्ति आपके पास आए जो कि अभी जॉब को स्टार्ट करना चाहता है, नौकरी को स्टार्ट करना चाहता है, तो स्टार्टिंग का टाइम क्या होता है, या कोई परिवर्तन करके कोई नए में जाना चाहता है, या कोई नई चीज या व्यवसाय में उसके लिए अच्छे का टाइम कब होता है, अच्छा समय कब आता है व्यवसाय में। तो उसके लिए मैंने वैसे बहुत सारे फार्मूले बताए हुए हैं, लेकिन इसमें ये बताना है कि स्टार्टिंग का टाइम कब होता है, कि कब व्यक्ति कोई नई चीज स्टार्ट कर सकता है, या नया कोई व्यापार स्टार्ट करे, या नया कोई जॉब स्टार्ट करे, या कोई परिवर्तन कर रहा है, तो उसमें नई चीजें कब उसके लाइफ में स्टार्ट होती हैं। तो इसमें तो वैसे तो विंशोत्तरी दशा तो काफी इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन उसके साथ साथ योगिनी दशा भी इंपॉर्टेंट होती है, और उसमें चर दशा भी देखी जाए। चर दशा में जो आत्मकारक और अमात्य कारक, आत्मकारक और अमात्य कारक प्लैनेट की अगर दशा, चर दशा में राशियों की दशा आ जाए तो ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि चर दशा है तो आत्मकारक की जिस राशि में बैठे उनकी आ जाए, या अमात्य कारक जो प्लेनेट आपका बैठा उसके राशि की दशा आ जाए, तो भी वो व्यक्ति अपनी स्टार्टिंग कर सकता है। योगिनी दशा के बारे में भी आगे हम काफी पढ़ाएंगे, क्योंकि योगिनी दशा काफी इंपॉर्टेंट होती है, और योगिनी दशा को नॉर्थ इंडिया में काफी देखा जाता है। गुरु जी, नॉर्थ चर दशा में आत्मकारक, आत्मकारक ग्रह की दशा। आत्मकारक ग्रह नहीं, चर दशा में तो राशि की दशा आती है ना। हाँ हाँ हाँ। तो राशि की दशा आएगी तो अगर वो आत्मकारक और अमात्य कारक से कनेक्ट हो रही होगी, कनेक्ट मतलब जी या तो जो आत्मकारक प्लेनेट आपका या अमात्य कारक प्लेनेट आपका है उसके जी उसी जी की राशि की दशा आ जाए, या आत्मकारक या अमात्य कारक प्लेनेट जहां पर बैठे हुए हैं उनकी उनकी जी दशा स्टार्ट हो जाए, उस राशि की दशा स्टार्ट हो जाए। ठीक है। उसके साथ साथ जी लेकिन देखिए ये सब जो दशाएं हैं, चार दशाएं, ये सब क्या विंशोत्तरी दशा को सपोर्ट करने के लिए है। मतलब मेन जो आप जो जजमेंट लेंगे वो किससे लेंगे, वो विंशोत्तरी दशा से लेंगे। जी और अगर उसी के साथ साथ चर दशा भी ये आपको बात बता रहे, चर दशा भी ये बात बता रही है कि हाँ इसका स्टार्टिंग का टाइम है, ये कोई नई चीज प्रारंभ कर सकता है ऐसा व्यक्ति, तो उस चीज में यानी आपकी बातों को ज्यादा बल मिलेगा, यानी आपकी बातें जी ज्यादा प्रभावशील होंगी या प्रभावी होंगी, यानी उस वक्त ये घटना आसानी से घटने के संकेत आपको मिलने नहीं। जी लेकिन अगर मान लीजिए केवल चर दशा कह रही है कि कोई नया नया चीज स्टार्ट होने होने वाली है, लेकिन उस दशा को, ये माइक है खराब, उसको बंद कर ले। तो या माइक बंद कर लो यार अपने। तो क्या बता रहे थे, हाँ चर दशा अगर केवल बता रही कि कोई नई चीज प्रारंभ हो सकती है, लेकिन उस बात का समर्थन विंशोत्तरी दशा नहीं कर रही है, तो फिर वहां चीजें इतनी आसानी से नहीं घट पाएंगी। तो विंशोत्तरी दशा नंबर 1 है, उसके बाद फिर चर दशाएं हैं, उसके बाद योगिनी दशा भी है। तो योगिनी दशा बहुत डिटेल में हम आपको बताएंगे, और योगिनी दशा से बहुत अच्छे रिजल्ट निकल के आते हैं। अगर योगिनी दशा हमको कोई बात बता रही है और वही बात हमको विंशोत्तरी भी बता रही है, तब तो आप मान लीजिए कि वो घटना घट के रहेगी। ठीक है, क्योंकि विंशोत्तरी दशा का जो फील्ड है वो बड़ा लंबा फील्ड है, उसमें आसानी से जजमेंट में नहीं आ पाता कि इस वक्त व्यक्ति के साथ कौन सी घटना या अच्छी या बुरी कोई भी घटना घट पाएगी या नहीं घट पाएगी। या अगर हमें चीजें पता है कि भाई इस समय ये घटी, तो हम लोग फिर गुणा भाग करके इधर उधर ऊपर नीचे कर करके कह देते हैं कि देखिए ये समय चल रहा था इसलिए इनके ऊपर ये घटना घटी। लेकिन उसी का जरा उल्टा कर दीजिए कि आपके पास कुंडली आ जाए और आपको ये देख करके बताना हो कि इस वक्त क्या होने वाला है, तो विंशोत्तरी दशा बहुत क्लियर आपको नहीं बता पाती। तो उसका अंदाजा हम लोग पहले योगिनी दशा से लगाते हैं, फिर उसका देखते हैं कि चर दशा भी क्या इस बात को कह रही है, और अगर विंशोत्तरी दशा भी वही बात कहेगी तब तो फिर वो घटना घट जाएगी। यानी कि एकदम स्टार्टिंग के घटना को पकड़ने के लिए योगिनी दशा का बहुत बड़ा रोल है। लेकिन जो हमारे क्लासिकल एस्ट्रोलॉजी में जो पुराना तो हम भी वही पुराना ही पढ़ा रहे हैं, कोई नया तो कोई पराशर तो है नहीं, किसी ने कोई नया आविष्कार किया हो। लेकिन जिस प्रकार से कुछ पुरानी बुक्स में लिखा है वो इतना सटीक नहीं बता पाता, क्योंकि देश काल पात्र लगा हुआ है।
उसमें फिर आगे बहुत सारी रिसर्च हुई योगिनी दशा में। तो जो आज का योगिनी दशा देखने का पैटर्न है, तो पहले योगिनी दशा देखने का पैटर्न होता है वो जमीन आसमान का अंतर। देवेंद्र जी आप अपना माइक बंद कर लीजिए, देवेंद्र कुमार शुक्ला जी। तो उसमें जमीन आसमान का अंतर है, ठीक है। एक बात, दूसरी बात क्या है कि क्योंकि जैसे योगिनी दशा में नाम है, संकटा नाम है, या क्या नाम है, उसमें कई सारे योगिनी दशा के नाम है, सिद्धा नाम है, संकटा नाम है। तो पुरानी यानी क्लासिकल एस्ट्रोलॉजी में उस नाम के बेसिस पर बहुत सारा फलादेश कर दिया कि भाई संकटा की दशा आ रही है तो आपके ऊपर संकट आएगा, सिद्धा की दशा आ रही है तो आपकी सारी चीजें सिद्ध होंगी। तो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, मतलब क्योंकि उसमें क्या है कि नक्षत्र देखना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो योगिनी दशा के बारे में आपको हम काफी एनालिसिस मतलब डीपली आपको समझाएंगे आगे। लेकिन कहने का मतलब है कि उन दशाओं में विंशोत्तरी दशा सबसे सर्वोपरि दशा है, सबसे सर्वोपरि। विंशोत्तरी दशा का समर्थन लेना जरूरी है, लेकिन विंशोत्तरी दशा एक समझ लीजिए एक ऐसा वाइड फील्ड है जिसमें क्या होने वाला ये समझ में बहुत कम आता है। जो बहुत हाईली एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, जो दिन दिन भर में 20-20, 25-25 कुंडलियां देख रहे हैं और बहुत सारे फार्मूले पढ़ रहे हैं और बहुत सारी बुक्स को लेकर के मतलब अध्ययन में लगे हुए हैं दिन रात, वो तो समझ लेते हैं। लेकिन जो कम कुंडली देख रहे हैं या जो नए लोग हैं, या जो कुंडली बस उन्हें फार्मूला तो आता है लेकिन कुंडली हफ्ते में 1 या 2 देख रहे हैं, तो उनको समझ में जल्दी नहीं आता। तो उनके लिए क्या है कि मतलब कि कहा यह जाता है कि फिर आप दूसरी दशाओं का सहारा लीजिए। उन दूसरी दशाओं में योगिनी दशा दूसरे नंबर की दशा है, यानी सर्वप्रथम दशा विंशोत्तरी है, दूसरे नंबर पे योगिनी दशा आती है, और जैमिनी के अनुसार चलते हैं तो चर दशा भी यहाँ पे देखने को मिलती है। देखिए कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको हम लोग वैदिक में भी यूज करते हैं। जैसे जैमिनी में अगर आप देखें तो मृत अवस्था, युवावस्था, या क्या नाम है कुमारावस्था, ये है तो जैमिनी का पार्ट, लेकिन इसको वीपीएचएस में बृहद पराशर होरा शास्त्र ने पराशर ने भी अपने वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर डाला हुआ है। इसलिए इन सब चीजों को हम लोगों को वैदिक में भी प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। तो चर दशा भी उन्हीं पर से आती है, तो चर दशा को भी इसीलिए वैदिक का पार्ट मानते हुए आपको करना है। क्योंकि जैमिनी और वैदिक में बहुत डिफरेंस नहीं है, बस इतना डिफरेंस है कि जैमिनी में जो कारक ग्रह हैं वहां पर वो आत्म अमात्य इस प्रकार से दारा कारक, ज्ञाति कारक इस प्रकार से उन्होंने सेलेक्ट कर लिए। लेकिन यहाँ पर वैदिक में क्या किया, हर चीज को मतलब कि फिक्स कर दिया, वहां पर फिक्स नहीं किया, वहां पर डिग्री के अकॉर्डिंग फिक्स हो गया है सारा, कि हाईएस्ट डिग्री है तो आत्म होगा, लोअर डिग्री है तो ये होगा, इस प्रकार से। समझ में बात नहीं है? तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, और इनसे पहले इन्हीं से चेक करना चाहिए कि योगिनी दशा क्या इशारा कर रही है। अगर वही इशारा हमारी विंशोत्तरी दशा भी करे तो आप अपने डिसीजन में थोड़ा सा मतलब आपको ठीक लगेगा, या आप डिसीजन लेने लायक होंगे कि हाँ भाई इस वक्त इस समय इस प्रकार की घटना घट जाएगी, ठीक है। लेकिन हाँ मैं फिर ये कह रहा हूं कि केवल अकेले योगिनी दशा के बल पर आप कोई फलादेश न करें, या अकेले चर दशा के बेस पर भी कोई फलादेश ना करें, जब तक कि उसमें विंशोत्तरी दशा का सपोर्ट ना मिले तब तक आप उसके बारे में ऐसा कोई फलादेश ना करें। अगर ये देखें कि चर दशा या विंशोत्तरी दशा, सॉरी चर दशा और योगिनी दशा जिस बात को कहना चाह रही है, अगर उसी बात का कोई भी संकेत हमको विंशोत्तरी दशा से मिल रहा है तो आप डायरेक्ट आप बात कह सकते हैं, ठीक है। यानी जो डिसाइडिंग फैक्टर हमारा है वो कौन है, वो विंशोत्तरी दशा है। क्लियर हो गई बात? इतनी बात समझ में आ गई ना आप लोगों को? जी। तो इसके आगे देखिए, जैसे कि अगर हम ये बता रहे थे कि कोई व्यक्ति अपना नया काम या कोई भी कार्य अपना कोई स्टार्ट करना चाहता है, या कोई भी यंग एज का बच्चा आया है और वो आपसे जानना चाहता है कि उसको नौकरी कब लगेगी, या वो कोई नया काम कब स्टार्ट करेगा, इस प्रकार की जो भी क्वेश्चन होते हैं तो उनके लिए हम लोगों को देखना पड़ता है महादशा या अंतरदशा का संबंध। पहला सूत्र है महादशा या अंतरदशा, या दोनों का ही, महादशा हो अंतरदशा और दोनों का संबंध द्वितीय या एकादश भाव
या उनके भावेश से होना चाहिए। जिससे महादशा या अंतरदशा का संबंध दूसरे भाव या 11वें भाव या इनके स्वामी के साथ, इनके भावेश के साथ होना चाहिए। यानी जो महादशा या अंतरदशा चल रही है, क्या उसका संबंध दूसरे भाव के स्वामी के साथ या दूसरे भाव के साथ या 11वें भाव के स्वामी के साथ या 11वें भाव के स्वामी के साथ बना हुआ है या नहीं बना हुआ है। पहली बात, ये बात सबको समझ में आ गई? ये बात सबको समझ में आ गई ना? अब जैसे देखिए, आपके ऊपर जो भी दशा चल रही है, गुरुजी बना हुआ होना चाहिए ना, तभी कुछ होगा ना गुरुजी। जी हाँ, जी हाँ, मतलब तभी वहां पे स्टार्टिंग का टाइम मिल जाएगा आपको। तो मान लीजिए कोई बच्चा अपनी पढ़ाई पूरी करके जॉब में आया है, तो आप देखेंगे ये चीजें वहां पर होंगी। महादशा या अंतरदशा का संबंध जन्म कुंडली के दूसरे भाव या जन्म कुंडली के 11वें भाव या उनके भावेश के साथ कहीं ना किसी प्रकार का संबंध होगा। दृष्टि संबंध होगा, युति संबंध होगा, नक्षत्र संबंध होगा, नक्षत्र या हाउस एक्सचेंज होगा, या उस भाव में बैठे हुए होंगे। तो वहां पर क्या होता है, नई चीजें स्टार्ट हो सकती हैं। जीविका के लिए अच्छे संकेत होते हैं। जीविका के लिए क्या होते हैं, अच्छे संकेत मिलते हैं। ठीक है। और इसमें तो एक बात यहां पर और भी आनी चाहिए, क्या, कि इस दशा का संबंध दशमांश कुंडली के लग्न से भी होना चाहिए। दशमांश कुंडली के लग्न से भी होना चाहिए इसका संबंध। कि जो दशमांश कुंडली है उसका जो लग्न है, क्योंकि जो दशमांश कुंडली का लग्न है वो आजीविका या व्यवसाय की शुरुआत दिखाता है। जीविका यानी कोई भी किसी प्रकार की उसकी जीविका है, जॉब है, बिजनेस है, कोई भी काम है, उसकी शुरुआत को दशमांश कुंडली का लग्न दिखाता है। ठीक है ना। उस व्यक्ति की अपने जॉब या अपना व्यवसाय के प्रति धारणा कैसी है, ये कौन बताता है? ये दशमांश कुंडली का लग्न बताता है। ठीक है। और आपके कर्मों को वो बल देगी, क्योंकि दशमांश कुंडली का जो लग्न है वो सभी प्रकार के कर्म को बताता है। तो पहले भी बता चुके हैं। तो व्यक्ति को अपने कर्म को करने में उसको कितना मतलब वो कितनी अच्छी तरीके से करेगा, या बस जरा सा बर्डन हुआ छोड़ के भागेगा, या उसका मुकाबला करेगा, ये दशमांश कुंडली का लग्न बताएगा। दशमांश कुंडली का लग्न अगर पावरफुल है तो ऐसा व्यक्ति अपने आजीविका में आने वाली समस्याओं से लड़ता है और लड़ करके उस पर जीत हासिल कर सकता। मतलब जूझता जरूर है, जल्दी गिव अप नहीं करता, कभी भागता नहीं है जल्दी, अरे यार हमसे नहीं हो रहा, चलो दूसरी जगह चलो, ऐसा नहीं जल्दी। गुरुजी एक बात पूछ रहा हूँ, पूछने गुरुजी यहाँ पे, जैसे आपने कहा कि जन्म कुंडली दशमांश कुंडली का लगन मजबूत होना चाहिए, वैसे ऐसा गुरुजी, लेकिन लगन जन्म कुंडली का भी मजबूत हो और दशमांश कुंडली का भी मजबूत हो तो ज्यादा अच्छा है। लगन तो गुरुजी जो ये इनकी डिग्री देखी जाएगी ना गुरुजी, फिर डिग्री मैंने आपको 13 तरीके बता दिए और अभी भी आपको डिग्री देखनी है। नहीं गुरुजी, वो 13 तो लिखे हैं, इसके अलावा भी तो डिग्री भी देखनी होती है। सिर्फ शटबल तक काम चल जाएगा? शटबल तो पहला मेथड बताया था ना जी। क्या क्या मेथड बताया मैंने? सबसे पहले ही तो हमने कहा शटबल देखिए, फिर देखिए कि ग्रह किस राशि में गया है, अपने उच्च में गया है, मित्र राशि, त्रिकोण राशि, स्व राशि, शुभ ग्रह की राशि या अशुभ में है, नीच में। दूसरा नंबर, तीसरे नंबर में क्या बताया कि ग्रह केंद्र त्रिकोण में है कि छठे, 8वें, 12वें में है, सब बताया ना हमने इसमें। जी गुरुजी बताया, लिखा है सारी चीजें डिग्री पे क्यों, सब चीजें देखिए ना। किसी भी ग्रह पर यदि शुभ ग्रह की दृष्टि है तो ग्रह की शुभता को बढ़ाएगी। अशुभ ग्रह की सारी चीजों को वेटेज दीजिए। शुभ ग्रह यदि शुभ भाव के स्वामी है तो अच्छा होगा, अशुभ ग्रह यदि शुभ भाव के स्वामी तो उनकी अशुभता में कमी आ जाएगी। फिर ग्रह की डिग्री के अनुसार ग्रह देखिए, कुमार अवस्था है, युवा अवस्था है कि वृद्धावस्था है कि मृत अवस्था है। जी गुरुजी लिखवा है, लिखे हैं गुरुजी। तो इन्हीं बातों को आपको देखना होगा ना। इसमें ये लिख लीजिए कि मृत अवस्था, वृद्ध अवस्था, युवा अवस्था, कुमार अवस्था,
दोबारा बताना सर जी एक बार। देखिए पहले अगर कोई भी ग्रह सम राशि में बैठा है, कोई भी ग्रह सम राशि का मतलब समझ गए ना, 2, 4, 6, 8, 10, 12, वृषभ हो गई, कर्क हो गई, कन्या हो गई, वृश्चिक हो गई, मकर हो गया, मीन हो गया, ये सम राशि है। सम राशि में कोई भी ग्रह यदि 0 से 6 डिग्री पर है, 0 से 6 डिग्री पर है, माइक बंद कर लीजिए, किसका माइक चल रहा है। सम राशि में अगर कोई भी ग्रह 0 से 6 डिग्री पर है तो क्या होगा, वो मृत अवस्था का होगा, वो मृत अवस्था का होगा। अगर 7 से 12 डिग्री तक का है तो वो वृद्ध अवस्था होगा। सम राशि की बात बता रहे हैं, सम राशि। अगर कोई भी ग्रह मान लीजिए कर्क राशि में बैठा है और उसकी डिग्री जो है मान लीजिए 5 डिग्री हो गई तो वो मृत हो गया। इसी प्रकार कोई ग्रह वृश्चिक राशि में बैठा है और उसकी डिग्री मान लीजिए 8 डिग्री हो गई तो वो वृद्ध हो गया। तो सम राशि में कोई भी ग्रह अगर 0 से 6 डिग्री का होगा तो मृत होगा, 7 से 12 डिग्री का होगा तो वृद्ध अवस्था में होगा, 13 से 18 डिग्री में होगा तो युवा अवस्था में होगा, और 19 से 24 डिग्री में होगा, 19 से कहां पे 19 से 24 डिग्री में होगा तो कुमार अवस्था में होगा, और 25 से 30 डिग्री में होगा तो बाल अवस्था में होगा। ये सम की बात मैंने बताई। इसी प्रकार विषम राशि में उल्टा हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, लिख लीजिए आप। विषम राशि में अगर 25 से 30 डिग्री का है तो मृत अवस्था है, जबकि सम राशि में अगर वो 25 से 30 डिग्री का है तो बाल अवस्था है, लेकिन विषम राशि में अगर 25 से 30 डिग्री का है तो मृत अवस्था है। इसी प्रकार वृद्ध राशि में 19 से 24 डिग्री का है तो वृद्ध अवस्था है विषम राशि में, यानी 1, 3, 5, 7, 9, 11, मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु, कुंभ। 19 से 24 डिग्री का है तो वृद्ध अवस्था। ऐसे 13 से 18 डिग्री का है तो युवा अवस्था विषम राशि में। इसी प्रकार विषम राशि में 7 से 12 डिग्री, 7 से 12 डिग्री का है तो कुमार अवस्था। इससे पहले वाली गुरुजी, इससे पहले वाली, इससे पहले वाला कौन सा, कितने डिग्री वाला? 13 गुरुजी, 13 डिग्री से 13 से 18 डिग्री का युवा अवस्था विषम राशि में। 7 से 12 कुमार अवस्था। 7 से 12 कुमार अवस्था, और विषम राशि में 0 से 6 डिग्री है तो बाल अवस्था। ठीक है। अब कोई क्वेश्चन पूछ रहा था कि मान लीजिए बहुत ज्यादा डिग्री का तो मृत होगा, जरूरी नहीं कि वो मृत हो। मृत तभी होगा जब वो सम राशि में 25 से 30 डिग्री का हो, तब मृत होगा। सॉरी, विषम राशि में, विषम राशि में 25 से 30 डिग्री का हो तभी वो मृत होगा। लेकिन वही सम राशि में अगर वो 25 से 30 डिग्री का है तो बाल अवस्था का होगा। सबसे ज्यादा पावरफुल प्लेनेट इसमें कौन सा होता है? कुमार अवस्था, नहीं सॉरी, युवा अवस्था वाली। युवा के बाद कुमार, कुमार के बाद बाल, बाल के बाद वृद्ध, और उसके बाद तो सबसे कम मृत। सबसे ज्यादा पावरफुल कौन सा होगा? युवा अवस्था, दूसरा कुमार अवस्था, तीसरी बाल अवस्था, चौथा वृद्ध, और पांचवा मृत अवस्था। ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर मैंने लिखवा दी। इस प्रकार से ग्रह की डिग्री, केवल ग्रह की डिग्री नहीं देखनी है। पता चला कोई ग्रह डिग्री में मान लीजिए मृत अवस्था में पड़ा हुआ है, लेकिन बाकी जो हमने 13 रूल और लिखवाए उसके अकॉर्डिंग वो मजबूत है, तो आप केवल एक चीज पर आप विश्वास नहीं करेंगे। ये बात मैं कई बार आपको बता चुका हूं, क्योंकि हर किताबों में जो बात लिखी है, एक एक या दो बात लिखी, उनकी बात गलत नहीं है। सबको मिला करके आपको डिसीजन लेना है। केवल एक बात पे आप डिसीजन लेंगे तो आप फंस जाएंगे।
ठीक है। फिर मैंने बताया था कि जन्म कुंडली में ग्रह के भिन्नाष्टक वर्ग में कितने नंबर मिले हैं, ये भी आप देख लीजिए। नवमांश कुंडली में उसकी स्थिति देख लीजिए क्या है, फिर भिन्नाष्टक में देख लीजिए। फिर इसी प्रकार D1 चार्ट में जिस भाव में ग्रह बैठा उस भाव में पड़ी राशि का स्वामी डिस्पोजिटर की क्या स्थिति है, वो भी देखिए आप। फिर भाव चलित कुंडली में उसकी क्या स्थिति हो रही है, शुभ घर में जा रहा है कि अशुभ में जा रहा है। फिर वो देखिए वो भाव मध्य के पास है कि भाव शून्य के पास है। ठीक है। फिर आप देखेंगे कि वो ग्रह जो है उग्र या तीक्ष्ण नक्षत्र में है तो कष्टकारी होगा, और अगर मतलब वो क्या नाम मृदु नक्षत्र में है तो अच्छा रहे। तो इतनी सारी चीजों को देख करके आपको क्या लेना है, निर्णय लेना है। किसी एक चीज को देख करके आप निर्णय लेंगे तो आपकी बात गलत होगी। ठीक है, क्लियर हो गई बात। चलिए, ये बात तो पहले बता दिया था हमने। बताया कि जो भी महादशा या अंतरदशा चल रही है, जन्म कुंडली के दूसरे भाव या जन्म कुंडली के 11वें भाव से संबंध अगर उसका स्थापित हो रहा है, वह संबंध दृष्टि संबंध भी हो सकता है, ग्रह उस भाव में बैठ सकता है, ग्रह उस भावेश के साथ संबंध बना सकता है। ठीक है, ग्रह उन भावेश के नक्षत्र के साथ भी संबंध अगर हो रहा है तो भी चलेगा, तो भी चलेगा। क्लियर। और इसी प्रकार से जो D10 यानी दशमांश कुंडली का जो लग्न भाव है वो कितना ज्यादा, मतलब उसके साथ भी अगर संबंध बनता है तो भी वह प्रारंभ का बात बताता है, शुरुआत की बात बताता है। क्योंकि दशमांश कुंडली का जो लग्न है वो आजीविका या व्यवसाय की शुरुआत की बात बताता है। शुरुआत का मतलब कब उसकी स्टार्टिंग होने वाली है। ठीक है, उसकी व्यवसाय के प्रति खुद की धारणा क्या है, वो जल्दी गिव अप करता है कि चीजों से लड़ता है। देखिए, समस्याएं तो सबके साथ आती हैं, कुछ लोग छोड़कर भाग जाते हैं और कुछ लोग उसको लड़ करके जीत लेते हैं। तो लड़ करके जीत कौन पाएगा, क्योंकि समस्याएं तो आएंगी आएंगी। क्यों आएंगी, मैंने आपको पहले ही बताया था, क्योंकि दसम भाव चतुर्थ भाव से 7वां है। तो चतुर्थ भाव क्या है, सुखों का है। तो जब आप कर्म स्टार्ट करने जाएंगे तो आपके सुखों का तो अंत होने वाला होगा, सुख के समय तो खत्म हो रहे होंगे। तो अब इसमें कौन टिक पाएगा, वो दशमांश कुंडली का लग्न बताएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, नहीं आ गई। कुछ लोग काम स्टार्ट करते हैं और भाग जाते हैं, कहते इतना काम कौन करे। आप देखिए उनके दशमांश कुंडली का लग्न और लग्नेश कमजोर होगा। जितना कमजोर होगा वो टिक ही नहीं पाएंगे, वो चीजों से जूझ नहीं पाएंगे, चीजों से जूझ नहीं पाएंगे। समस्या तो सब में आती है, वैसा थोड़ी ना है कि कोई भी व्यक्ति कर्म करने चलेगा तो हो, मतलब जॉब या प्रोफेशन या बिजनेस करेगा तो समस्या तो आनी ही है ना, इतना आराम थोड़ी ना होगा। ये चीजें, तो ये चीजें आपको वहां पर देखनी पड़ेंगी। क्या देखनी पड़ेंगी, समझ में आ गया, समझ में आ गया ना। और जी गुरु जी। जी गुरु जी। अब यहाँ पर आपको एक और चीज देखनी है कि दशा का संबंध, कौन सी दशा, महादशा या अंतरदशा का संबंध इंदु लग्न, इंदु लग्न या इंदु लग्न से दूसरे और 11वें भाव से भी अगर बन रहा है या होना चाहिए तो शुरुआत अच्छी मानी जाएगी। और नहीं बात, इंदु लग्न, अब इंदु लग्न क्या है, इंदु लग्न क्या है, एक ही आपको नई चीज बताने जा रहे हैं। गुरु जी फिर से बता दीजिए, क्या बोले, महादशा अंतरदशा का संबंध इंदु लग्न के, हिंदू लग्न के दूसरे या 11वें भाव से भी होना चाहिए। जी देखिए हिंदू लग्न, हिंदू लग्न में क्या है कि ना कुछ राहु और केतु को छोड़ करके, तो लोग सुन रहे हैं ना बात को, राहु और केतु को छोड़ करके जी बाकी सभी ग्रहों को, बाकी सभी ग्रहों की कलाएं फिक्स है।
किसको किसको छोड़ करके? राहु और केतु को छोड़ करके बाकी सभी ग्रहों की कलाएं जो है वो फिक्स हैं। अब कैसी कलाएं फिक्स हैं वो भी आप देखिए, तो ये पॉइंट आप लिख लीजिएगा कि जो ये है आपका क्या नाम है, इंदु लग्न है, जो इंदु लग्न, ये आपकी जन्म कुंडली का जो दूसरा और 11वां भाव होता है ना, उसका इनलार्ज फॉर्म है। उसका मतलब समझिए कि एकदम आपने उसको खोल दिया, केवल दूसरे और 11वें भाव की ये बात बताता है। हिंदू लग्न क्या है? यह जन्म कुंडली के दूसरे और 11वें भाव का विस्तृत रूप है, का विस्तृत रूप है। ठीक है, एक तो पॉइंट ये हुआ। दूसरा, राहु केतु को के अलावा, राहु और केतु के अलावा सभी ग्रहों की कलाएं फिक्स हैं। ये आप नोट कर लेंगे, इधर लिख देंगे ग्रह और इधर लिख देंगे कला। ठीक, एक तरफ ग्रह होगा, एक तरफ कला होगी। मान लिया आपने ग्रह लिया, सबसे पहले सूर्य, सूर्य की कला 30 है। सूर्य की कला कितनी है? 30। दूसरा आपने लिया चंद्रमा, चंद्रमा की कला 16 है। फिर आपने लिया मंगल, मंगल की कला कितनी है? 6 केवल। फिर आपने लिया बुध, बुध की कितनी कला है? 8। फिर आपने लिया गुरु, गुरु की कला कितनी है? 10। फिर आपने लिया शुक्र, और शुक्र की कला कितनी है? 12। फिर आपने लिया शनि, शनि की कला मात्र 1 है, 1। ये कलाएं ये फिक्स है। 7 ग्रह हो गए ना, राहु केतु के को छोड़ दीजिए तो कितने ग्रह हो गए? 7 ग्रह हो गए। तो सातों ग्रहों की कलाएं यहाँ पे क्या है? फिक्स है। इतनी बात सबको समझ में आ गई? सूर्य की 30 है, चंद्रमा की 16 है, मंगल की 6 है, बुध की 8 है, गुरु की 10 है, शुक्र की 12 है और शनि की 1 है। ठीक, इतना नोट कर लिया? जी गुरु जी। जी गुरु जी। अब इसका मतलब रूल क्या है वो समझेंगे, कैसे इसके इंदु लग्न कैसे बनाई जाएगी वो समझना है। इंदु लग्न कैसे बनाई जाएगी उसको समझे। देखिए, इंदु लग्न बनाने के लिए क्या है कि जो आपकी जन्म कुंडली में, जो जन्म लग्न से, मतलब जन्म कुंडली में जन्म लग्न से नवम भाव का स्वामी की कला और चंद्र लग्न से नवम भाव के स्वामी की कला को जोड़ दीजिए। क्या पहला रूल क्या है? जन्म कुंडली जन्म कुंडली के नवम भाव के स्वामी, यानी नोमेश, नवम भाव के स्वामी, जिसको ब्रैकेट में आप क्या लिख सकते हैं? नोमेश। जन्म कुंडली से जो नोमेश, जन्म कुंडली के नवम भाव के स्वामी यानी नोमेश की कला और
चंद्र लग्न से, जहां चंद्रमा आपकी कुंडली में बैठा है वहां से, चंद्र लग्न से नवम भाव के स्वामी, नवम भाव के स्वामी यानी नवमेश, नवमेश की कला को आपस में जोड़ दे, आपस में योग कर ले, योग कर ले। पहला रूल हो गया। पहला स्टेप क्या करना है समझ में आ गया? जो भी आपकी जन्म कुंडली में नवम भाव का स्वामी जी। हो रहा हो और चंद्र लग्न, चंद्र लग्न कैसे, जहां पे चंद्रमा बैठे हैं वो चंद्र लग्न है, वहां से आप नवम भाव गिनेंगे, उनका जो स्वामी होगा नवमेश, उनकी कला को आपस में योग कर ले। अगर ये योग फल 12 से ज्यादा आ रहा है तो 12 से भाग दे दे और जो शेष फल बचे उसको लेना है। अगर 12 से कम है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर 12 से ज्यादा है, 12 से ज्यादा है तो क्या हो जाएगा, जो शेष फल बचे उसको लेना है। यदि यह योगफल, यदि यह योगफल 12 से कम है, 12 या 12 से कम, 12 या 12 से कम, 12 या 12 से कम है तो वही नंबर ले ले, जो भी आया है वही नंबर ले ले, वही नंबर ले ले। यदि यह योगफल 12 से ज्यादा है तो उस योगफल को 12 से भाग दे दे। तो उस योगफल को 12 से भाग दे दे, जो शेषफल आए, जो शेषफल आए उस संख्या को ले ले, उस संख्या को ले ले। और जो संख्या आए वह चंद्रमा से गिनने पर, वह चंद्रमा से गिनने पर, आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जहां बैठा वहां से गिनने पर जो संख्या आएगी वही लग्न होगी। संख्या ले ले। तीसरा, चौथा, चंद्रमा, चंद्र लग्न से उस संख्या को गिनने पर जो राशि आए वह इंदु लग्न की राशि होगी। इस प्रकार से इंदु लग्न बनाई जाएगी। समझ लीजिए पहले इन सब बातों को। नोट कर लिया सबने? जी गुरुजी, गुरुजी स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। गुरुजी हाँ, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। पूरा नहीं दिख रहा है, उतना ही पूरा नहीं दिख रहा आ है? गया, अब दिख रहा है गुरुजी। ठीक रहा गुरुजी। जी। अच्छा गुरुजी, कहने का भाव यही है कि जो भी नवमेश हैं और चंद्रमा से भी लग्न से भी उनके योग को हम जोड़ लेंगे। जैसे हमारा शनि है, दोनों में, चंद्र से भी और लग्न से भी, तो एक एक योग हुआ तो 2 हुआ, 2 हुआ। और 2 अक्षर जहां से हमारे चंद्रमा से जा रहा है, तो चंद्रमा हमारे 2 ही में बैठे हैं। नहीं, वहां 2 से नहीं, चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में जहां पर बैठे हैं वो 1 हो गया, उसके बाद 2 हो गया। नहीं, तो उसी में बैठे हैं ना चंद्रमा, जो हमारा योग आ रहा है 2। नहीं, गलत समझ रहे हैं आप। उस अच्छा, भाव 1 और 2 जोड़ देना है।
जी जी समझ गए। उस भाव को लेना, जैसे चंद्रमा आपके जहां पर बैठे हैं वह 1 जी। नंबर हो गया और 2 नंबर उसके बाद हो गया, यानी चंद्रमा आपके वृषभ राशि में बैठे हैं जैसा आप बता रहे हैं, तो जी आपकी इंदु लग्न हो गई मिथुन लग्न। अच्छा, तो हमारे वही राशि हो गई। हाँ, ठीक, आपकी जो इंदु लग्न हो गई वो जाना ही हो मिथुन गया लग्न। हमारा। समझ में आई बात नहीं आई? इंदु लग्न। जी जी हाँ, अब जिसकी इंदु लग्न और क्या नाम है जन्म कुंडली की लग्न एक ही हो जाती है, समझ गए। तो फिर ना वो उसकी जो दशाएं होंगी ना हम्म, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है धन के लिए। ये सबने स्क्रीनशॉट ले लिया, अब एग्जांपल दे अच्छा जी। देते, एग्जांपल दे देते। जी जैसे एग्जांपल देखिए, मान लिया कि एक मान लीजिए वृषभ लग्न की कुंडली हमने बना ली, वृषभ लग्न की एग्जांपल, ये वृषभ लग्न की एक कुंडली बना दे, उसका जो है हम लोग चंद्र लग्न से भी ले लेते हैं, चंद्र लग्न की वो तो बन जाएगी, वो तो यहीं से बन जाएगी ना। देखिए वृषभ लग्न की कुंडली, वृषभ लग्न 2 3 गुरु जी 4, इधर पिक्चर दिख नहीं रही है? नहीं दिख रही क्या? दिख रही है गुरुदेव। नहीं दिख रही है गुरु जी, दिख रही है, सेट करो, दिख रही 8 दिख रही है। 10 11 12 1, ये वृषभ लग्न की कुंडली हो गई। ग्रह भी यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग, मान लीजिए यहाँ पे हो गया केतु, केतु हो गए यहाँ पर, केतु, ठीक, और यहाँ पे हो गए गुरु, और यहाँ तुला में हो गए शुक्र और बुध, मंगल, शनि यहाँ पर आ गए, सॉरी बुध मंगल सूर्य, सूर्य, बुध मंगल सूर्य, बुध मंगल और सूर्य ये हो गए, और राहु आ गए यहाँ पर और शनि आ गए यहाँ, ये कुंडली हो गई, ठीक। अब देखिए जन्म लग्न से नौमेश कौन है? जन्म लग्न से नौमेश गुरु जी चंद्रमा नहीं आया गुरु जी यहाँ। चंद्रमा, हाँ यहाँ, ठीक। जन्म लग्न से नौमेश कौन है? शनि। देखिए जन्म लग्न से नौमेश कौन हो गए? नवम भाव में कौन सी राशि पड़ी है? शनि गुरु जी। मकर राशि पड़ी है ना। ग्रह नहीं लेना, ग्रह नहीं लेना, जन्म लग्न से नवम भाव में जो ग्रह पड़ा वो नहीं लेना है, नवम भाव की राशि को लेना, ध्यान रखिएगा, नौमेश को देखना है, नौमेश को लेना जन्म लग्न से, ठीक है। बाय द वे इस कुंडली में जन्म लग्न से जो नौमेश है शनि, वही आपके प्लेनेट भी हो गए, तो यहाँ कंफ्यूजन हो सकता है, तो हमें राशि पकड़नी, ध्यान रखिएगा। तो जन्म लग्न से नौमेश कौन हो गए? शनि हो गए, और शनि की कला कितनी है? एक कला है ना, जी एक कला। अब चंद्रमा से बताइए नौमेश कौन हो गए? 7 8 9, बताइए कौन हो गए चंद्र लग्न से नौमेश? शुक्र शुक्र। चंद्र लग्न से नौमेश मंगल शुक्र। हाँ मंगल हो गए, एकदम बढ़िया, आपको कुछ और दिखाई दे रहा है, बहुत बढ़िया। 7 8 9, यहाँ पे कौन शुक्र हो की गए? 12 शुक्र हो गए, तुला राशि है ना, तो शुक्र हो जी गए। हाँ, और शुक्र जो है यहाँ पे 12 कला हो गई, ठीक है। अब क्या कर लेना है हमें? इन कलाओं का योग कर लेना है, तो योग फल क्या हो जाएगा? ये हमारा जाएगा 12 + 1 13 आ गया, जो कि 12 से ज्यादा है, इसको 12 से भाग दे देंगे, तो 12 से भाग दीजिए 13 12, 12 कम 12, शेष कितना आ गया? 1, एक हमारा शेष फल आ गया, ठीक है। तो एक शेषफल आ गया, तो इसको क्या करना है? चंद्रमा से गिनना है, तो चंद्रमा से 1 गिनिए, यही हुआ, चंद्रमा से 1 गिनने पर यही हुआ, तो इनकी क्या हो गई? कुंभ लग्न ही हिंदू लग्न हो गई भाई, यहीं से तो आप गिनेंगे ना, यहीं से गिना 1 1, तो यही हो गया,
अब जैसे इनका 2 था अभी सुजीत जी का, तो 1 2, यानी कि जहां चंद्रमा बैठा था उसके बाद वाली जो लग्न हो गई वो इनकी इंदु लग्न हो गई। ऐसा ही था ना भाई सुजीत जी? जी गुरुजी जी। तो ऐसे गिनना। देखिए यहाँ पे शेषफल 1 आया, लेकिन ये आपको 12 से डिवाइड तभी करना है जब ये संख्या 12 से क्या हो, ज्यादा हो। अगर 12 से ज्यादा नहीं है तो फिर आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है? जी गुरुजी। अब इनकी जो इंदु लग्न हो गई वो इंदु लग्न बना ली जाए। अब इंदु लग्न बना लेते हैं हम इनकी, यानी कि 11 नंबर हो गई, 11 12 1, क्योंकि इंदु लग्न इनकी क्या हो गई, इंदु लग्न शेषफल 1 आया, इंदु लग्न कुंभ राशि। जी गुरु जी जी ग्रह वैसे ही बैठा दिए जाएंगे। हाँ वैसे वैसे बता रहे, इंदु लग्न से, इंदु लग्न नहीं, इंदु लग्न हो गई, इंदु लग्न से नहीं, सॉरी, इंदु लग्न कुंभ राशि की होगी, कुंभ राशि। ठीक है, तो 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखिए जहां जहां जिस जिस राशि में जो ग्रह बैठाइए, यहाँ पे इनकी कुंभ लग्न में कौन बैठा था, शनि, चंद्रमा, चंद्रदेव बैठा दिया। 12 1 2 3 में कौन बैठे हैं, केतु। क्या है, तो मिथुन में केतु हो गए। फिर 5वें में देखिए सिंह राशि में गुरु बैठे हुए, ठीक है। एंड फिर 6ठे में कोई नहीं, 7वें में तुला शुक्र हो गए। 8वें में कौन हो गए, 3 ग्रह हैं, बुध, सूर्य और बुध, सूर्य और मंगल जो हो गए। धनु में कौन हो गए, राहु। ये आ गया। तो अब क्या होगा कि अब मान लीजिए इस व्यक्ति के ऊपर क्या बताया हमने, इंदु लग्न से दूसरे या 11वें भाव से भी उस दशा का संबंध हो जाए। तो इंदु लग्न से दूसरे भाव कौन है, बृहस्पति है, और कौन है, बृहस्पति हुए। देखिए दोनों में बृहस्पति हुए, और 11वें भाव में राहु भी बैठे हैं। 12वें भाव में कौन, 11वें भाव में कौन बैठे, राहु। तो राहु की दशा चले या बृहस्पति की दशा चले तो इस व्यक्ति का अपना कोई भी नया कार्य क्या कर सकता है, प्रारंभ कर सकता है। कोई भी नया कार्य क्या कर सकता है, प्रारंभ कर सकता है। समझ में आई बात नहीं है, यहाँ से नया कार्य अपना ये प्रारंभ कर लेगा। तो इस प्रकार की चीजें हम यहाँ पर देख पाएंगे। क्लियर? जी गुरुजी। तो इस ऐसे हम लोग इसमें क्या करेंगे, इंदु लग्न को फाइंड करते हैं। हेलो, हाँ सबको, अच्छा सत्येंद्र सर बोल रहे हैं। हाँ सर, हाँ सर, नमस्कार सर। जी जी सर, जी सर, जी। तो ये समझ में आ गया ना, इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे फाइंड कर। तो आप भी अपनी इस प्रकार से इंदु लग्न देख सकते हैं। तो इंदु लग्न काफी इंपॉर्टेंट होता है, इंदु लग्न। अब इंदु लग्न आपको ना, हाँ इंदु लग्न आपको, गुरुजी गुरुजी क्वेश्चन है, अगर रिमाइंडर 0 बचे तब क्या होगा? तो 12 भाई तो करेंगे क्यों डिवाइड, रिमाइंडर 0 कब बचेगा, रिमाइंडर 0 कब बचेगा, जब 12 ही आए। तो 12 पे तो हमने मना किया है ना, हमने क्या लिखा आपको, 24 आया। 24 कैसे 24 आ जाएगा, 24 आ जाएगा तब भी आप 12 ज्यादा लेके चले जाए, 12 ही हुआ तब भी 12 लेके चले। ठीक है। यदि ये योगफल 12 से ज्यादा है तो उस योगफल को 12 से भाग दे। यदि यह योगफल 12 या 12 से कम है तो वही नंबर ले लेना है, ठीक है।
मतलब चंद्र 12 और तक बुध के 24 प्रत्येक आएगा। फल को विभाजित नहीं किया जाएगा, उसके बाद दशमलव में नहीं जाना। देखिए 12 भाव होते हैं ना, 12 भाव होते हैं, तो आपको जी जी ये शेषफल आ रहा है, ये भाव को ही इन्फॉर्म कर रहा है ना, जी। तो ये भाव को इन्फॉर्म कर रहा है। तो जब भाव को ये इन्फॉर्म कर रहा है तो ऑब्वियस है कि वही चीजें चलेंगी। ठीक है, तो अब क्या होगा गुरु कि जी, गुरु जी, हाँ जी, ये पूछना चाह रहे हैं कि इससे बृहस्पति की दशा चलेगी तो कार्य प्रारंभ कर सकते हैं, अगर दशा कोई दूसरी चल रही है और दूसरे और 11वें भाव से संबंध बनना है तब भी कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। समझ गया मतलब क्या गुरु जी, पूछना मैं चाह ये रहे, कहना क्लियर चाह रहा करिए। हूँ कि ये गुरु जी मैं पूछना चाह रहे हैं कि जैसे दशा कोई दूसरी चल रही है, जैसे मंगल की दशा चल रही है नहीं, या बुध की कोई दूसरी दशा चल रही है, जिसका इंदु तो लग्न के उसका दूसरे और संबंध। 11वें से संबंध नहीं है ना। जी 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 हाँ तो सुनिए ना, पूरी बात सुनिए। अब ये जो जी इंदु जी लग्न आपकी बन गई, ये इंदु लग्न हो गई ये कुंडली, तो ये इंदु लग्न हो गई, तो इंदु लग्न आपके धन की स्थिति को अच्छी तरह बता पाएगी। अब धन की स्थिति कैसे, वही भाई, धन की स्थिति यानी दूसरे भाव और 11वें भाव का संबंध अच्छे घर में होना चाहिए। पता चला जो इंदु लग्न का दूसरा और 11वें भाव का स्वामी है वो आपका छठे, 8वें, 12वें में चला गया, नीच का हो गया, वही जो 13 रूल बताए मैंने, उसको ऐसे चेक कर लीजिए, तो आपको अपना मोटा मोटा फाइनेंशियल कंडीशन का अंदाजा लग जाएगा कि हमारे पास कितना धन रहने वाला है। तो जैसे इसी कुंडली की बात करें तो इस कुंडली में दूसरा और 11वें भाव का स्वामी गुरु है, और गुरु कहाँ है, एक केंद्र में चले गए, केंद्र में सूर्य के घर में चले गए, सूर्य मित्र राशि में है, और इस पे क्या है, चंद्रमा की दृष्टि है, और चंद्रमा खुद कौन है, छठे भाव के स्वामी है। तो क्या होगा कि इनको शत्रुओं के कारण, इनका वैसे धन की स्थिति अच्छी रहेगी, लेकिन छठा हाउस किस चीज का है, शत्रु का है, ऋण का है और रोग का है, रोग ऋण शत्रु। तो रोग के कारण, ऋण के कारण और शत्रुओं के कारण इनके पैसे में थोड़ा बहुत नुकसान होगा। लेकिन चूंकि अब थोड़ा बहुत नुकसान होगा कि ज्यादा नुकसान होगा, ये कैसे आप पता लगाएंगे कि अगर दूसरे भाव और 11वें भाव का स्वामी एक तो केंद्र में गया है और अपने मित्र घर में गया है, तो ज्यादा, अब मित्र घर में जो भी प्लैनेट होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वहां की चीजें वो खराब नहीं करते, अगर खराब है तो बना देंगे। अगर शत्रु घर में गए तो उसको खराब करते हैं, अगर मित्र घर में कोई भी ग्रह गया तो वहां के फलों को वो खराब नहीं करे, क्योंकि मित्र है ना, वो खराब नहीं करेगा वो। तो मित्र खराब नहीं करते, नीच है तो बर्बादी कर देगा, नीच है तो पक्का बर्बाद कर देगा। तो अब आप यहां देखिए कि दूसरे और 11वें भाव का स्वामी 7वें घर में बैठे हुए हैं, और 7वें घर में बैठने से क्या हो रहा है, वो एक तो मित्र यानी केंद्र में है, और केंद्र के साथ साथ वो अपनी मित्र राशि में बैठे हुए हैं। तो यहां से आपको इनका फल अच्छा समझ में आ रहा है, नहीं, इस व्यक्ति के पास आर्थिक स्थिति काफी अच्छी होगी, एक बात। दूसरी बात, अब इस पे देखिए दृष्टि किसकी आ रही है, इसकी पे एक ही दृष्टि आ रही है, किसकी आ रही है, चंद्रमा की दृष्टि आ रही है। तो चंद्रमा की जो दृष्टि आ रही, चंद्रमा कहाँ के स्वामी है, चंद्रमा छठे भाव के स्वामी, और छठे भाव के स्वामी होने के कारण क्या करेंगे, इसका जो धन का जो भी नुकसान होगा वो छठे हाउस के कारण से ही नुकसान होगा। तो इसको छठे हाउस को थोड़ा बैलेंस करके चलना पड़ेगा। और साथ में राहु की नवम दृष्टि भी आ रही है, तो राहु की नवम दृष्टि क्या करती है कि व्यक्ति को कभी कभी ना ऐसे, क्योंकि राहु क्या है हमारा, राहु क्या है, राहु राहु क्या है, राहु इच्छा है, डिजायर, डिजायर, हमारा थॉट, हमारा विचार है। राहु क्या है, जो हमारे अंदर जो भी विचार आते हैं, नहीं बोलते यार इस व्यक्ति के विचार बहुत गंदे हैं, तो विचार राहु है। राहु क्या है, हमारा विचार है, राहु विचार है, ध्यान रखना। तो राहु ये विचार हो गए, तो क्या होगा कि अगर राहु इसके अपने विचार के कारण, भी धन बर्बाद हो सकता है। कैसे बर्बाद होगा, जैसे तो राहु यहाँ पर उपचय भाव में बैठे, राहु अच्छे माने जाएंगे, 3, 6, 10, 11 है ना उपचय भाव, तो यहाँ तो अच्छे माने जाएंगे। और इसके डिस्पोजिटर यानी राहु जिस राशि में बैठे हैं उसकी भी स्थिति अच्छी है, क्योंकि वो बृहस्पति है और वो खुद ही अपने मित्र घर में बैठे हुए हैं।
तो राहु बहुत तो बिगाड़ेंगे नहीं, लेकिन राहु क्या करते, हमारी विचार को गंदा करते हैं। अब विचार किसके द्वारा कंट्रोल हो सकता है बताइए, विचार किसके द्वारा कंट्रोल हो सकता है? चंद्रमा के कारण गुरुजी, है चंद्रमा के कारण। विचार चंद्रमा से कंट्रोल होगा। वाह, गुरु राहु से अंदर- गुरुजी। आपके अंदर अगर मान लीजिए अच्छे विचार हैं या बुरे विचार हैं, तो उसको कंट्रोल कौन करेगा? आपकी बुद्धि। गुरु ज्ञान, अरे गुरु ज्ञान, ज्ञान। बुद्ध। आप लोग तुक्केबाजी बहुत करते हैं, पढ़ते नहीं है कुछ। बुद्धि कंट्रोल कर सकती है, बुद्धि। और बुद्धि कौन है? बुद्ध। इसीलिए राहु को केवल बुद्धि ही कंट्रोल कर सकता है। जी जी। समझ में आई बात? नहीं समझ में? राहु हमारा विचार है, और राहु को कंट्रोल कौन कर सकता है? तो हमारे विचार को कंट्रोल कौन करेगा? कंट्रोल कौन करेगा? बुद्धि हमारी। और बुद्धि कौन हुआ? हमारा बुद्ध हुआ। अब पता चला कि भाई राहु जैसे हैं वो तो भाई विचार उस व्यक्ति के खराब है या अच्छे हैं। अगर इसीलिए कुंडली में ना 8वें या 12वें भाव में राहु होते हैं, तो आप देखेंगे उस व्यक्ति का विचार बहुत गंदे होते हैं। 8वें में होंगे तो कूटनीतिज्ञ वाले विचार होंगे, अंदर अंदर जो कूटनीतिक करेगा। 12वें में जो है वो बड़े गलत विचार आएंगे उसके में। तो राहु, मेरे है। हाँ, तो जो है राहु जो है ना विचार गलत करता है। अब अगर राहु को कंट्रोल बुध कर सकता है, और बाय द वे अगर कुंडली में बुध भी खराब हो गए, तब तो राहु को कंट्रोल करने वाला कोई रहा ही नहीं। राहु को कंट्रोल करने वाला कोई रहा ही नहीं। तो अगर राहु कहीं गड़बड़ है और साथ में बुध भी गड़बड़ हो गए, तब तो राहु जो है आपे से बाहर चले जाएंगे। यानी व्यक्ति के जो अपने विचार होंगे गलत या अच्छे, उसके कारण से बिना बुद्धि विवेक को प्रयोग किए वो काम कर लेगा और वो बाद में पछताएगा। लेकिन अगर बुध अच्छा है, अगर बुध अच्छा है, तो व्यक्ति के अंदर दिमाग में भले चाहे जितने गलत विचार या अच्छे विचार आए, लेकिन बुद्धि का अपना प्रयोग करके वो काम कर सकता है। इसीलिए लोग बोलते हैं कि भाई बुध को, राहु को केवल बुध कंट्रोल कर सकता है, और बुध को स्ट्रॉन्ग करना जरूरी हो जाता है। ठीक है, बुध को स्ट्रॉन्ग करना फिर इसीलिए जरूरी हो जाता है। और राहु अगर खराब हुआ तो सबसे ज्यादा डैमेज किसको करता है? राहु अगर खराब हुआ तो राहु सबसे ज्यादा डैमेज करता है चंद्रमा को। राहु क्यों? क्योंकि राहु विचार है और चंद्रमा हमारा मन है। देखना कितनी बढ़िया ज्योतिष है ये, कितनी बढ़िया कनेक्ट करती है। राहु विचार है, चंद्रमा मन है। हमारे विचार के कारण हमारे मन प्रभावित होने लगेगा, यानी हमारा चंद्रमा प्रभावित होने लगेगा। और कहीं किसी कुंडली में राहु चंद्रमा की युति या दृष्टि संबंध हो जाए तो बड़ा खराब हो जाएगा। और वहां उस कुंडली में बुध अच्छा नहीं है, तो फिर व्यक्ति जो है थोड़ा ऐसा डिस्टर्ब भी हो सकता है अपने विचारों के कारण। ठीक है, समझ में आई? ये कहानी समझ में आई कि नहीं आई? जी गुरु जी। जी राहु विचार है, और राहु विचार को हमारे कौन कंट्रोल कर सकता है? हमारी बुद्धि, यानी बुद्ध। अगर राहु खराब हो या अच्छा हो, लेकिन अगर बुध हमारा कमजोर है किसी तरीके से, तो राहु हमारे आपे से बाहर है। राहु सबसे ज्यादा डैमेज किसको करेगा? चंद्रमा को। चंद्रमा हमारा क्या है? मन है, मन को। और चंद्रमा हमारी लिक्विड मनी भी है, तो हमारे धन को भी स्थिति को ये खराब कर सकता है। इस पे केवल विजय कौन प्राप्त कर सकता है? बुध। और मंगल, लाल किताब में कहा गया है मंगल महावत है, राहु हाथी है। मंगल महावत है, राहु हाथी। तो एक तो बुद्धि जो है राहु को कंट्रोल कर सकती है, और दूसरा मंगल भी कंट्रोल कर सकता है। महावत नहीं, हाथी को पूरा संभाल लेता है जी। हाँ, तो राहु का उपचार हमें मंगल से और बुध से ही करना श्रेष्ठकर होता है। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखनी है। तो अब यहां पर आइए जरा, हम इसकी बात कर रहे थे कि अगर जो इंदु लग्न है, इंदु लग्न की कुंडली में अगर दूसरे और 11वें भाव का जो लॉर्ड है, अब तो इस कुंडली में जो मैंने बनाया उसमें तो एक ही हो गए, लेकिन दूसरे और 11वें भाव का जो लॉर्ड है, अगर वो क्या हो जाए, वो अच्छा है, केंद्र त्रिकोण में बैठा है, 9 मास में भी उसकी स्थिति देख लीजिए, अपने मित्र घर में गया, उच्च के घर में गया है, तब तो भाई धन की स्थिति आपकी अच्छी होगी। और अगर कहीं दूसरे 11वें भाव का लॉर्ड किसी तरीके से खराब हो गया है, नीच का हो गया, शत्रु राशि में चला गया, 6, 8, 12 में चला गया,
तो आप फिर मान के चलिए कि उसकी धन की स्थिति अच्छी नहीं होती। ये क्या है, ये आपकी जन्म कुंडली का जो दूसरा और 11वां भाव है ना, उसका एक विस्तृत रूप है इंदु लग्न। तो किसी भी व्यक्ति की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी रहेगी उसको देखने के लिए आप इंदु लग्न का प्रयोग अवश्य करें। क्लियर हो गई बात, नहीं हो गई? जी अब यहाँ पे देखिए कि अगर दूसरे 11वें भाव का संबंध केंद्र त्रिकोण से बन जाए, केंद्र त्रिकोण के स्वामी से बन जाए तो और अच्छी बात है। तो जब जब उन केंद्र त्रिकोण के स्वामी की दशा, यानी जैसे इस कुंडली में दूसरे और 11वें भाव का संबंध बृहस्पति है, अब बृहस्पति का संबंध चंद्रमा से बना हुआ है, चंद्रमा छठे भाव में है, तो जब जब बृहस्पति की दशा आएगी, राहु की दशा आएगी, चंद्रमा की दशा आएगी, तो इसको फाइनेंशियली गेन कराएगी। इसी प्रकार मान लीजिए किसी कुंडली में बृहस्पति जो है, सॉरी, जो दूसरे और 11वें भाव का जो स्वामी है वो जो है गलत स्थितियों में बैठे हैं, तो जब उनकी दशा आएगी तो नुकसान भी करवाएगी, नुकसान भी करवाएगी। ये और ध्यान देखना है। और हमने आपको कई बार बताया कि चाहे जो भी कुंडली आप बनाएं तो उसकी सबसे कौन सा भाव सबसे इंपॉर्टेंट होता है? लगन। लगन। तो इंदु लग्न का जो लग्नेश है उसकी स्थिति भी काफी इंपॉर्टेंट होगी। इंदु लग्न का जो लग्नेश है उसकी स्थिति भी काफी इंपॉर्टेंट होगी। जैसे यहाँ पे इंदु लग्न का लग्नेश कहाँ चला गया? 12वें चला गया, 12वें भाव में चला गया। ये थोड़ा, लेकिन अपने घर में गए हुए हैं तो थोड़ा अच्छे हैं, लेकिन वैसे है तो 12वें भाव में, वे नुकसान तो करवाएंगे। ये सब भी आपको देखना पड़ता है। तो आपको ये बात समझ में आ गई, नहीं समझ में आ गई? ये बात सब क्लियर हो गई कि किस प्रकार से देखना है हम इंदु लग्न? गुरु जी। तो इंदु लग्न अब आप देख करके अपनी फाइनेंशियल स्थिति खुद ही अंदाजा लगाइए कि क्या हो सकती, क्या नहीं हो सकती है ना? मतलब बुद्धि विवेक का प्रयोग करना है। और जो मैंने आपको 13 रूल बताया, उन 13 रूल का मतलब जो 13 रूल बताए हैं उन 13 का 13 नियमों का यूज करिए, केवल 1-2 नियमों का यूज मत करिए, वरना आपका फलादेश गड़बड़ होगा। सही करने के लिए हमें सारे 13 नियमों को प्रयोग में लाना चाहिए। ठीक है जी, आज समझ में आ गया। हाँ जी। अब देखिए यहाँ पर, अब हम ये बताया था कि अगर महादशा का संबंध या अंतरदशा का संबंध आपकी जन्म कुंडली के दूसरे या 11वें भाव से बने और साथ में उन्हीं का संबंध जिसकी दशांतर दशा चल रही है वो जन्म कुंडली के दूसरे 11वें भाव से संबंध बना रहे हो और साथ में इंदु लग्न के भी दूसरे और 11वें भाव से संबंध बना रहे हो, साथ में दूसरे और 11वें भाव से संबंध बना रहे हो, तो क्या होगा? तब तो चीजें अच्छी होंगी, मतलब वो व्यक्ति अच्छा स्टार्ट कर सकता है। एक बात यहाँ और समझिएगा, अब मान लीजिए आपकी कोई भी दशांतर दशा चल रही है, कोई भी चीज चल रही है, आपको पता लगाना है कि इस वक्त हमारी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी होगी। तो अगर इंदु लग्न के वो छठे, 8वें, 12वें भाव की दशा है तो आप फिर वहां रिस्क मत उठाइएगा। 8वें तो मैंने बताया ही, 8वें भाव की दशा में व्यक्ति बर्बाद जरूर होता है। जो भी इन्वेस्टमेंट करेगा वो क्या होगा? वो उसका बर्बाद जरूर करेगा, बताया था ना मैंने आपको। और कहीं अगर वो इंदु लग्न से भी 8वें हो गई दशा तो आप देखेंगे वहां पर भी बर्बादी जरूर आती, वहां पर भी बर्बादी जरूर आती। तो ये भी आप ध्यान रखिए कि भाई कोई भी आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, कोई नया काम करने जा रहे हैं तो उसका क्या होने वाला है, क्या हासिल होने वाला है। मेहनत आपकी अपनी जगह है, मेहनत से अगर सारी चीजें चलती तो हमें लगता है कि इस दुनिया में तो सभी लोग मेहनत करते हैं, मेहनत से तो नहीं चलता ना। मेहनत के साथ साथ आपके जो भी भाग्य है, जो आपका जो जन्म कुंडली, उसके अनुसार आपको फल मिलेगा। आपकी मेहनत जरूर वहां फल देगी, लेकिन डिसाइड कौन करेगा उस मेहनत का फल अच्छा है या बुरा? वो तो आपकी कुंडली डिसाइड करेगी। आपकी कुंडली गुरु जी, हाँ जी गुरु जी, अगर मान लीजिए कि जैसा हम चाह रहे हैं जैसे फ्रेंचाइजी का ही ना, और वर्तमान में हमारा 11वां महीना से शुरू हो जाएगा मंगल की दशा। मंगल हमारे एकादशे से है और द्वादश भाव में बैठे हुए हैं, हाँ। और द्वितीय के साथ में है, तो दोनों से तो संपर्क हुआ लेकिन द्वादश भाव में हुआ, तो क्या ये तो परेशान करेगा। कैसे? आप दिमाग लगाइए, दिमाग लगाइए।
कैसे और बताइए? वही जैसे यानी मान वो लीजिए कि क्या जब बता रही 12वां है, वो क्या बात बता रही है? 12वां भाव मतलब व्यय करवाएगा आपसे, व्यय कराएगा। व्यय करवाएगा। किस लिए व्यय कराएगा? हाँ 11वें भाव की दशा है तो लाभ पाने के लिए व्यय करवाएगा। जी और तीसरे भाव पे उसकी दृष्टि है। जी तीसरा भाव खुद जो है फ्रेंचाइजी का होता है, मैंने बताया। जी और तीसरा भाव व्यक्ति के अपने द्वारा किया गया कार्य होता है और जनसंपर्क का होता है। जी 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 तो फिर ये चीज भी तो बढ़ेगी, यानी उन चीजों को करने के लिए आप व्यय करेंगे। जी गुरु जी समझ में आई बात नहीं आई? व्यय का जी मतलब जी हमेशा खराबी नहीं होता। अब मान लीजिए जी वही वही वाली चीजें अगर आपकी कुंडली से 8वें या 12वें से संबंध, सॉरी 8वें से संबंध बनाती, तो जो आप व्यय जी करते, जैसे 12वां भाव व्यय का होता है, खर्चे का होता है। खर्चा दो प्रकार का जी होता है। हम कोई नया कार्य जी करते हैं तो भी खर्चा होगा। अगर हम व्यापार करने जा रहे हैं, घर खरीदने जा रहे हैं, गाड़ी खरीदने जा रहे हैं, या कोई भी चीज खरीदने जा रहे हैं, तो व्यय होगा या नहीं होगा? होगा ही। होगा। अब वह व्यय हमारा अच्छा होगा कि बुरा होगा, ये डिपेंड करता है कि उस प्लेनेट की खुद की स्थिति क्या है और बाकी पे सबकी क्या स्थिति है। जी इस प्रकार से समझ इसके नहीं लिए बात? खर्च दिख रहा है हमको। जी गुरु जी अब समझ में आ गया। हाँ क्योंकि समझ। हमको हाँ, फरवरी में 5-6 लाख का खर्चा भी है, इसीलिए दिख रहा है कि यह बहुत ज्यादा होने वाला हाँ। तो शादी ये विवाह। हाँ, तो ये इसी से यहाँ निकल के आता है। तीसरा भाव जी जनसंपर्क है, तीसरा भाव फ्रेंचाइजी है, तीसरा भाव आपके द्वारा किया गया कर्म है, कैसे आप लोग संबंध बना रहे हैं, ये सब चीजों पे भी डिपेंड करता एक और संबंध है गुरु जी, लेकिन तृतीय तो हमारे नीच के हैं सूर्य, है। अच्छा, कहाँ पर बैठे? माने तुला राशि पंचम भाव में नीच के हैं। पंचम भाव। तो ये कुछ समस्या। हाँ हाँ, तो समस्या तो देंगे कुछ ना कुछ तो। हाँ और जो हमारे लग्नेश हैं हम्म। सो जल चुके हैं, अस्त हैं, इसीलिए हम थोड़ा मतलब सोच रहे हैं इसी पर। काफी खर्च भी है उस समय, हम कि करना भी चाहते हैं, इसीलिए हम सोच रहे हैं इस पर, यही आज की चैप्टर के हिसाब से। नहीं, सही बात है, सब सोच लेना चाहिए कि भाई चीजें तो है ही है, नुकसान भी होगा। नुकसान हो भाई, जब आप पहले स्टार्ट करेंगे तो कोई फायदा तो नहीं मिलेगा जब तक ये दशाएं चलेंगी। उसके बाद वही आपको देख धीरे रहे हैं। धीरे उसका संबंध आपको मिलने लगेगा। हाँ ये उसके बाद ये सस्टेश भी हो जा रहा है, जो दशा चल रही है मंगल की चलेगी, वो हाँ, सस्टेश और एकादशी दोनों हो गए एक आठ मंगल। मंगल की दशा चलेगी, षष्ठेश और एकादशेश होगा। एकादशेश हम्म, मतलब पैसा तो कमाएंगे आप। और जी षष्ठेश है तो छठा भाव क्या करता है? छठा भाव जो है आप कस्टमर के द्वारा जो आपको पैसा मिलेगा वो है। हम्म और छठा भाव मतलब पैसा वो हो गया, यानी पैसा कमाएंगे लेकिन शारीरिक स्वास्थ्य आपका खराब है। जी ठीक। तो ये अच्छा ठीक है अब। हाँ, यही देख रहे थे। अच्छा गुरु जी अब कब से होगा शुरू फ्रेंचाइजी का? फ्रेंचाइजी का, हाँ उसको करना है। हम तो इधर टाइम ही नहीं मिल पाता हमको। देखिए क्लास भी कितने दिन बाद स्टार्ट हुई, लेकिन टाइम ही नहीं मिल पा रहा। उसको करना है, उसके लिए नियम कानून बनाना है सारा, बना करके उसको स्टार्ट करना है। तो आपको तो लेना हम भी है ना? लगभग, हाँ जी लेना है, वो भी लेंगे। तो हम थोड़ा शादी भी है तो फरवरी के ही टाइम में चालू करेंगे। हाँ ठीक है, फरवरी। फिर क्या फरवरी क्यों, हमें लगता है फिर। हाँ ठीक है, सरस्वती पूजा से पहले ना कि बाद? हाँ 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 वही उसी आसपास। हाँ उधर तो ठीक है, नहीं तो फिर उधर होली होली वाला समय चालू हो जाएगा तो ठीक नहीं होता फिर। और ये कभी चालू एक तो दो और करना सूत्र भी बताएंगे आपको, तब है। जी उसके हिसाब से देखना पड़ेगा। ठीक है, जी ये चीज जी सबको समझ में आ गई? हिंदू लग्न वाला पॉइंट समझ में आया? व्यक्ति की आर्थिक स्थिति किस प्रकार से होने वाली है, ये आपको जी काफी कुछ क्या करेगा, आपको इन्फॉर्म कर देगा कि व्यक्ति कैसे आगे अपने उससे चलेगा। अब वो जो सूत्र जी था हमारा कि भाई जो चलने वाली दशा अंतर दशा है वो जन्म कुंडली के दूसरे और 11वें भाव के से संबंध बनाने के साथ साथ अगर इंदु लग्न के भी दूसरे और 11वें भाव से संबंध बना रही है, तब तो फिर वो उसको उसके लिए अच्छा एक गेन लेके आएगी। लेकिन अगर इंदु लग्न के छठे 8वें 12वें से संबंध बना रही है और जन्म कुंडली के दूसरे और 11वें से संबंध बना रही है, तो व्यक्ति को गेन के साथ साथ नुकसान भी हो। लेकिन अगर जो दशा चल रही है वो जन्म कुंडली में भी खराब है और इधर इंदु लग्न में भी खराब हो गई है,
तो फिर तो कन्फर्म है, आप मान के चलिए कि आपको फाइनेंशियली लॉस जरूर होगा। इसलिए उस वक्त कोई भी चीज करने से बचना चाहिए। देखिए होता क्या है ना, हम देखते हैं कि आजकल लोग कुछ भी काम कर लेते हैं और उपाय पूछने चले आते हैं। लेकिन ज्योतिष उपाय का मतलब क्या है? ज्योतिष ये आपको समय की इंफॉर्मेशन देती है कि आपका समय अच्छा या खराब है। अब अगर खराब समय है तो वो काम करने से रुक जाइए, यही एक उपाय है। यही क्या है, एक उपाय। ठीक है ना। अब पता चला आप कहे नहीं हमें काम तो करना, उपाय बताइए भैया। जब आपने खुद ही कह दिया कि हमें जाके जो है कुएं में कूदना है, तो कूदना है तो फिर उपाय का है पूछना? कूदी तो और देखा जाएगा जो होगा। वो तो कन्फर्म है क्या होगा, तो कुंडली बता ही देगी। सही बात गुरु। ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना होता है कि ये जो ज्योतिष है, वास्तु है, ये क्या करती है, ये आपको ना उपाय बताती है, लेकिन उसके साथ साथ आपको क्या बताती है कि भाई कौन सा आपका समय अच्छा चलने वाला है। तो अच्छे समय में आप अच्छा कार्य करिए तो ऑटोमेटिकली आपको गेन होगा। अच्छा, ये वास्तु का बैच स्टार्ट कर रहे हैं, महावास्तु का। तो जिसको भी बता दिए गुरु जी। हाँ, तो महावास्तु मतलब जो 16 दिशाएं हैं, जो उन्होंने बताया, किन्होंने, जो है विश्वकर्मा जी ने। विश्वकर्मा जी ने, वो वाला मतलब एक एक डायरेक्शन, कहाँ पे आप झाड़ू रखें, कहाँ पे आप जन्म दशा के हिसाब से चल रही खराब वो चीजें कर ले, उपाय। और पूरा 8 पार्ट में डिवाइड करके वो अलग, उसका भी स्टार्ट करना है मुझे। अभी स्टार्ट कब से करोगे गुरु जी, बता दो। क्या चार्ज रहेगा? एडमिशन हमारा ले लीजिए। वो बता देंगे, वो तो चला जाएगा।